हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को भी अपन दो भागों में डिवाइड करते थे। सबसे पहला सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में वही आपकी नॉर्मल डिटेल जो पेशेंट की डिटेल रहती है, जैसे नेम, एज, जेंडर, सेक्स, चीफ कंप्लेंट। अब बात करते हैं प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री की। तो प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री के अंदर ये पूछा जाता है ऑनसेट। ऑनसेट मतलब जो कंडीशन हुई थी आपकी, वो सडन हुई थी या धीरे धीरे हुई थी। तो ये चीज़ आ गई अपने ऑनसेट के अंदर। अब आते हैं अपने प्रोग्रेशन ऑफ डिसऑर्डर। प्रोग्रेशन ऑफ डिसऑर्डर मतलब जो आपको डिसऑर्डर हुआ था उसके अंदर पहले से मतलब स्टेबल है या फिर अनस्टेबल या पहले से इम्प्रूव हुई है। मतलब जो आपको पहले कंडीशन हुई थी वो बढ़ रही है या फिर पहले जैसी थी वैसे ही है। तो ये आ गया अपने प्रोग्रेशन ऑफ डिसऑर्डर के अंदर। अब बात करते हैं अपन ड्यूरेशन के अंदर। तो ड्यूरेशन के अंदर आते हैं अपने एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। ये कुछ नहीं होता है, ये डिसऑर्डर का टाइम होता है। जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट आता है अपने पास और बोलता है कि मुझे ये डिसऑर्डर, ये कंडीशन 7 से 10 दिन के बीच में, मतलब सात, इस कंडीशन को मुझे 7 दिन या 10 दिन हो गए। ये सारे ये केस, ये चीज़ आती है अपनी एक्यूट केस के अंदर। अब यदि पेशेंट बोलता है मुझे कंडीशन को 1 महीने से 1.5 महीने हो गया, तो ये आ गया अपना सब एक्यूट के अंदर। और यदि वो बोलता है पेशेंट मुझे डेढ़ महीने या 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ आती है अपनी क्रॉनिक केस का, क्रॉनिक के अंदर। अब बात करते हैं अपन एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, जो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। मतलब जो भी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस होती है, तो ये चीज़ आती है अपनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम के अंदर। अब अपन आते हैं पास्ट हिस्ट्री के अंदर। तो पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट से पूछा जाता है कि इनको पास्ट में किसी ब्लैडर बाउल कंट्रोल की डिसीज़ तो नहीं थी, विजुअल डिस्टर्बेंस तो नहीं था, कार्डियक डिसीज़ तो नहीं थी, डायबिटिक या हाइपरटेंशन, इस ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं थी। तो ये होगी अपनी पास्ट हिस्ट्री की बात। अब आते हैं उसके पर्सनल हिस्ट्री में। पर्सनल हिस्ट्री में मतलब उसकी जो हैबिट्स है, लाइफ स्टाइल या डाइट चार्ट है, उसके बारे में से पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मतलब फैमिली में किसी को हेरिडेटरी प्रीडिस्पोज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ आती है अपनी हिस्ट्री के अंदर। अब मेन पार्ट शुरू होता है अपना ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव में अपन सबसे पहले शुरू करेंगे ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जैसे पेशेंट आएगा तो अपन उसका सबसे पहले पोस्चर देखेंगे, कहीं उसका पोस्चर स्टूप तो नहीं, काइफोटिक तो नहीं है, स्कॉलिसिस तो नहीं है, या बॉडी के अंदर कोई कंटूर तो नहीं है। ये आ गया अपने पोस्चर की बात। अब उसके अंदर देखेंगे स्किन के अंदर चेंजेस या ट्रॉपिकल चेंजेस। उसकी स्किन को देखेंगे अपन कि उसकी स्किन यदि ड्राई तो नहीं है, स्केली नहीं है, तो ये आता है अपना ट्रॉपिकल चेंजेस के अंदर। अब इसके बाद उसमें स्वेलिंग देखेंगे पेशेंट में कि बॉडी में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। स्वेलिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ मोबिलिटी या कोई मूवमेंट ना करने के कारण भी स्वेलिंग हो सकती है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके अंदर भी स्वेलिंग हो सकती है, जैसे रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी। अब बात करते हैं अपन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोलॉजी के केस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो मूवमेंट्स पे ही पड़ता है। तो उसके अंदर क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उसका कोरिया, एथिटोसिस और ट्रेमर्स। जो कि ट्रेमर जो होता है इनवॉलेंट्री रिदमिक ऑक्सीलेटरी मूवमेंट होता है। ये मेनली किस किस में प्रेजेंट होता है, ओल्ड एज पेशेंट और पार्किंसंस के पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसकी साइकोलॉजी फ्यूचर देखते हैं। साइकोलॉजी फ्यूचर मतलब जो जो पेशेंट है उसकी साइकोलॉजी कैसी है, कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है, ओवर एक्साइटेड तो नहीं। ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं फिजियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर। तो यार ऑब्जर्वेशन, ये अपन जो ऑब्जर्वेशन पढ़ा इसको क्या है, इसके जो मेन हेडिंग होती है जैसे पोस्चर, ट्रॉपिकल चेंजेस, स्वेलिंग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और साइकोलॉजी फीचर्स के लिए क्या है, इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसे बोलते हैं पीटी सिप। तो पीटी से मतलब पी से हो गया अपना पोस्चर, टी से हो गया ट्रॉपिकल चेंजेस, एस से हो गई आपकी स्वेलिंग, आई से हो गया इनवॉलेंट्री मूवमेंट और पी से हो गया साइकोलॉजिकल फीचर। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी, इसका सीक्वेंस याद करने में आसानी होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट एग्जामिन पार्ट में। तो एग्जामिन पार्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट का रहता है उसका बिहेवियर चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कोई इरिटेबल तो नहीं है, एंजियस तो नहीं है, शर्मीला तो नहीं है, बात करने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन उसके बिहेवियर में देखेंगे। तो अब इसके बाद आते हैं अपन हायर मेंटल फंक्शन में। हायर मेंटल फंक्शंस के अंदर क्या है, सबसे पहले उसका कॉन्शियस देखते हैं, उसका कॉन्शियसनेस लेवल देखते हैं, जो कि इसको मेज़र करना बहुत आसान होता है, जो कि ग्लासगो कोमा स्केल्स के थ्रू अपन ईजिली कर सकते हैं। अब आती है उसके मेमोरी। मेमोरी भी टोटल 3 प्रकार की होती है, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। बात करते हैं अपन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर पेशेंट से पूछा जाता है, मतलब कुछ बहुत मतलब पहले के टाइम से के बारे में पूछा जाता है, जैसे उसके बर्थ का प्लेस क्या था, उसकी एज क्या है, उसकी मैरिज को कितना टाइम हो गया। ये आगे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर।
अब बात करते हैं अपन शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर उसके रिसेंट्स में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में पूछा जाता है, और वो हॉस्पिटल कब आया है, ये इस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। अब आते इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी को चेक करना बहुत ईजी होता है। उससे 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले अपने बारे में बता दो, या फिर कोई सी भी उसको नंबर या वर्ड दे दो, और आधे घंटे बाद उससे पूछो कि मैंने कौन सा वर्ड बताया था या कौन सा नंबर या कौन सा सेंटेंस उनसे बोला था। तो ये इसको अपन इमीडिएट मेमोरी में चेक कर सकते हैं। अब आती है अपन स्पीच। स्पीच उसकी स्पीच देखेंगे कि वो अपनी जो लैंग्वेज है वो समझ पा रहा है कि नहीं, उसमें एबिलिटी है कि नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए, उसकी स्पीच क्लियर है कि नहीं है, उसकी जो टोन है, स्पीच की टोन है वो ठीक है कि नहीं है, उसकी स्मूथनेस है, जो बोलने का तरीका है या स्मूथनेस है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गया अपने एग्जामिनेशन की बात। अब एग्जामिन में मेन पार्ट आ गया अपना क्रेनियल नर्व्स। अब बात करते हैं अपन पहले नर्व की, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व की। तो ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या होता है, स्मेल को चेक कराना। तो कोई भी आप फैमिली ऑर्डर से आप इसको चेक करा सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट अपने ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, विजन का काम कराती है। तो विजन को चेक कराने के लिए स्नेलन चार्ट होता है, उससे आप इजीली एग्जामिन कर सकते हो। थर्ड आती है अपनी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर का क्या काम होता है, आई बॉल का मूवमेंट कराना। तो आई बॉल का मूवमेंट कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड और मीडियल मूवमेंट कराने में हेल्प कराती है आई बॉल के। अब फोर्थ आती है अपनी ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर भी आई का मूवमेंट कराती है, लेकिन ये डाउनवर्ड और लेटरल मूवमेंट कराती है। फिफ्थ आती है अपनी ट्राइजिमिनल। ट्राइजिमिनल क्या कराती है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स कराती है और मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है, मतलब मैस्टिकेशन का जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प कराती है। सिक्स्थ आती है अपनी एब्डुसेंट। एब्डुसेंट क्या कराती है, लेटरल मूवमेंट कराती है आई बॉल का, ठीक है। फेशियल नर्व जो होती है सेवंथ में इंपॉर्टेंट नर्व होती है क्रेनियल नर्व्स के अंदर। तो ये क्या कराती है, फेस का कोई भी मूवमेंट ले लीजिए आप, स्माइल ले लीजिए या आंखें बंद करना या शो टीथ कराना या दांतों को दिखाना, ये सारी चीज़ आ गई अपनी फेशियल नर्व के अंदर। अब आती है अपनी एट नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का क्या काम होता है, इसका हेयरिंग का काम होता है, यानी सुनने का काम होता है। तो आप किसी प्रकार से पेशेंट को कोई सी भी, जैसे जो क्लॉक की आवाज़ होती है, घड़ी की जो आवाज़ होती है, उसको सुना के आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। नाइन्थ आती है अपनी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और 10th वाली जो नर्व है वेगस नर्व, उसका काम मोस्टली सेम ही होता है, ये दोनों गैग रिफ्लेक्स कराने में हेल्पफुल होती हैं। 11th आती है अपनी स्पाइनल एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व क्या होती है, मेनली स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है। स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस जो मसल होती हैं वो क्या करती है, शोल्डर श्रग को कराने में हेल्प कराती है। तो शोल्डर श्रग को रजिस्ट करा देंगे अपन तो ये इजीली चेक हो सकती हैं। 12th और आखिरी अपनी नर्व होती है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व क्या करती है, टंग को सप्लाई करती है। तो आप टंग के मूवमेंट करा के इस नर्व को चेक कर सकते हैं। अब मैंने देखिएगा आपने 3rd, 5th, 7th, 9th और 10th के अंदर एक रेड कलर के सर्कल बनाए। तो ये रेड कलर के सर्कल मैंने इसलिए बनाए ताकि ये आपको बता सके ये सेंसरी और मोटर ये दोनों सप्लाई करते हैं, मतलब इसके काम सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। जैसे ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजिमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, ये दोनों सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रेड सर्कल बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो दोनों किसी चीज़ में। नेक्स्ट एग्जामिन आता है अपना रिफ्लेक्स का। तो रिफ्लेक्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के अंदर अपन बात करेंगे कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स। तो इसको याद करने के लिए आप कैप से याद कर सकते हैं। सी से आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ए से एब्डोमिनल रिफ्लेक्स और पी से आ गया अपना प्लांटर रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट आता है अपना डीप रिफ्लेक्स। डीप रिफ्लेक्स के अंदर कॉमन होते हैं बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रेकियोरेडियलिस और हैमस्ट्रिंग के रिफ्लेक्स, ये होते हैं अपने डीप रिफ्लेक्स। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में जब पेशेंट आता है तो उससे पूछा जाता है कि अभी जो टाइम है वो क्या हो रहा है, आप किस जगह पे हैं, आपके आसपास ये कौन खड़ा हुआ है या कौन पर्सन है। तो ये चीज़ें अपन ओरिएंटेशन में एग्जामिन करते हैं। अब बात करते हैं अपन सेंसरी एग्जामिनेशन को। सेंसरी एग्जामिनेशन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल सेंसेशन के अंदर आते हैं अपने फाइन टच, जो कि कॉटन से अपन टच का एग्जामिन कर सकते हैं। थर्मल टच, इसके अंदर हीट और कोल्ड प्रोवाइड यूज़ की जाती है सेंसेशन को चेक करने के लिए। क्रूड टच को अपन टिप ऑफ फिंगर से अपन एग्जामिन कर सकते हैं। पिन प्रिक के अंदर निडल का यूज़ किया जाता है। अब आता है डीप सेंसेशन। डीप सेंसेशन के अंदर प्रेशर के सेंसेशन को चेक किया जाता है। अब आता है कॉर्टिकल सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन के अंदर ग्राफिस्थेशिया, स्ट्रेगनोसिस,
टेक्टाइल लोकलाइजेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो ग्राफिस्थेशिया के अंदर कुछ नहीं होता, पेशेंट की आंख बंद करके उसके बॉडी के पार्ट्स पे या फिर हैंड पे एक नंबर या कोई नंबर या वर्ड लिख देते हैं और पेशेंट से पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सा वर्ड और कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब स्ट्रैगनोसिस के अंदर कोई से भी अपन ऑब्जेक्ट दे देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे 2 सेंसेशन स्टिमुलस दिए जाते हैं और धीरे धीरे उस स्टिमुलस की दूरी को या डिस्टेंस को धीरे धीरे कम की जाती है और सेंसरी एग्जामिन किया जाता है। इसका सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसका मतलब जो होता है क्रॉस। सी से आप याद कर सकते हैं क्रेनियल नर्व्स, आर से रिफ्लेक्स याद कर सकते हैं, ओ से ओरिएंटेशन और एस से सेंसरी एग्जामिनेशन आप याद कर सकते हैं। ये आपके लिए सीक्वेंस में याद करने के लिए इजी वे रहेगा। इसके बाद आता है अपना मेन पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल की कोई भी कंडीशन होती है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, वो डिस्टर्बेंस होता है, उसका डिस्टर्बेंस होता ही है। सबसे पहले अपन बात करेंगे बैलेंस के टेस्ट की। तो बैलेंस को टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे रॉम्बर टेस्ट, बर्ग बैलेंस टेस्ट और फंक्शनल रीच टेस्ट, ये कॉमन होते हैं बैलेंस को टेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है अपना गेट का एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन के अंदर स्विंग फेस, स्टांस फेस, कैडेंस, स्ट्राइड लेंथ और स्टेप लेंथ, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, जिसके अंदर गेट जो होते हैं कॉमन होते हैं, जैसे पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज़ के अंदर जो कैडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो स्विंग फेस जो होता है वो बहुत कम होता है। अब लास्ट में आता है अपना मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन कॉमन टेस्ट करते हैं, जैसे मसल की टोन चेक करते हैं, उस मसल के अंदर किसी प्रकार की टाइटनेस तो नहीं है, नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग करते हैं। मैनुअल मसल टेस्टिंग में कुछ ग्रेड्स होते हैं जो कि मसल पावर को शो करते हैं। ये हुई अपनी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बात। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।